नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तभी के क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं जेपीएससी, जेपीएसई, जेट देख रहे हैं। जेपीएससी जेट में हम लोग हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन टॉपिक, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा मुदालियार आयोग। आज हम लोग देखेंगे कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, जो भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यह आयोग कब बना, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके सिफारिश क्या थे, सारा चीज आपको हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोठारी आयोग। कोठारी आयोग, इसका गठन देख लेते हैं। कोठारी आयोग का गठन कब गठन किया गया था? तो गठन इसका 14 जुलाई 1964 ईस्वी को किया गया था। कोठारी आयोग का गठन देखिए, ज्यादातर एग्जाम में आपको इस क्षेत्र में ईस्वी सन पूछे जाते हैं। गठन कब हुआ, रिपोर्ट कब आया, इसके अध्यक्ष कौन थे, ज्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए आपको इसमें ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो गठन इसका 14 जुलाई 1964 ईस्वी को किया गया था। 14 जुलाई 1964 ईस्वी को गठन किया गया था कोठारी आयोग के, और इसका जो रिपोर्ट आया था 29 जून 1966। रिपोर्ट आया था 29 जून 1966 को आया था कोठारी आयोग। अब प्रश्न उठता है कि कोठारी आयोग का गठन क्यों किया गया था? यह जो आयोग था इसका गठन क्यों किया गया था? तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो इसका गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? कोठारी आयोग के अध्यक्ष, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो से देखते आ रहे हैं, जो जिस आयोग अध्यक्ष के नाम पर ही आयोग के नाम रखा जाता है, तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष भी डॉक्टर DS कोठारी थे। अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। इसको 1964-66 भी हम लिख सकते हैं यहाँ, ताकि आपको याद रहे, सुविधा के लिए। एग्जैक्ट डेट याद ना रहे, लेकिन कुछ आपको एक दिमाग में मैप बना रहे, ताकि आप एग्जाम में रिकॉल कर सके कि इसका ईस्वी सन कितना था। तो कोठारी आयोग 1964-66 यानी इसका जो गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 ईस्वी को, और रिपोर्ट इसका आया 29 जून 1966 ईस्वी को। और इसके गठन का जो उद्देश्य था स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना था। इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर DS कोठारी थे, और जिसमें डॉक्टर DS कोठारी अध्यक्ष बने उसमें वे UGC के भी अध्यक्ष थे। UGC के अध्यक्ष थे, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके तहत नेट लिया जाता है, जिसके तहत नेट की परीक्षा हम लोग देते हैं, और हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान है UGC का। तो उसी का ये अध्यक्ष थे। हम लोगों को हायर एजुकेशन में UGC एक टॉपिक है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है, तो वहाँ हम लोग UGC के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब फिलहाल इतना ही जानिए कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष जो डॉक्टर DS कोठारी थे, उस समय वे UGC के भी अध्यक्ष थे। तो एक यहाँ प्रश्न आ सकता है करंट में, हायर एजुकेशन के करंट से प्रश्न आ सकते हैं कि वर्तमान समय में UGC के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में UGC के अध्यक्ष, ये हमारा करंट क्वेश्चन हो सकता है हायर एजुकेशन से। तो वर्तमान समय में UGC के अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार। एक यूजीसी के वर्तमान यूजीसी के अध्यक्ष हैं,
और आपने देखा कि अभी नेट में बहुत सारा जो चेंजिंग हुआ वो इन्हीं के द्वारा किया गया, इन्हीं का सोच है। जगदीश कुमार के ही सोच है कि जो वर्तमान समय में जो नेट लिया जा रहा है उसमें बहुत सारे चेंजेज आए हैं। कोठारी कमीशन जो था वो भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रखता है, क्योंकि यह पहला आयोग था जो सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक बदलावों को भी ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव दिए। तो यह जो है सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट दिए, अपना रिपोर्ट दिए। अपना रिपोर्ट दिए, अपना सुझाव दिए, सामाजिक बदलाव का ध्यान में रखते हुए। यानी इनका सोच में था, जो आपका अध्यक्ष है डॉक्टर DS कोठारी, इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण से भी बदलाव लाना चाहा, सामाजिक दृष्टिकोण से भी सुधार करने का प्रयास किया भारतीय शिक्षा आयोग के माध्यम से। तो क्या क्या बदलाव हुए, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग जो महत्वपूर्ण बदलाव था, महत्वपूर्ण जो सुझाव था जो डॉक्टर DS कोठारी के द्वारा दिया गया था, इसको हम लोग देख लेते हैं, आप लोग भी नोट करते चलेंगे। तो पहला इन्होंने सुझाव दिया कि नामांकन को बढ़ाने के लिए, यानी एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए, नामांकन प्रतिशत को बढ़ाने के लिए 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू की, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की। तो नामांकन को बढ़ाने के लिए 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू किया। अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की। इनका कहना था कि 6 से 14 वर्ष से जो बच्चे हैं इनको मुफ्त में पढ़ाया जाए, नामांकन, बुक, अन्य सारी सुविधा इनको दिया जाए और अनिवार्य शिक्षा इनको दिया जाए। मतलब 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को एकदम पढ़ाना जरूरी है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि किस अधिनियम के तहत, किस संशोधन के तहत RTE लागू किया गया, राइट टू एजुकेशन लागू किया गया, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया। एक क्वेश्चन शिक्षा के जो क्षेत्र है, ये जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ तो इन्होंने कोठारी कमीशन के माध्यम से इन्होंने 1966 में सिफारिश किया। 1966 में इन्होंने एक सुझाव दिया कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। इन्होंने सिफारिश किया दिया जाए, लेकिन एक लागू कब हुआ? तो लागू 2002 में हुआ। तो यहाँ एक करेंट क्वेश्चन बनता है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा यानी RTE के तहत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत RTE के तहत कब ये लागू हुआ? RTE कब लागू हुआ? तो आप 86वें संविधान संशोधन, इसको भी याद रखेंगे, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया है। यानी अभी ये राज्य का जिम्मा है कि प्रत्येक बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दे, और 6 से 14 साल के बच्चों को। तो आप एक क्वेश्चन भी या इस प्रश्न को भी आप दिमाग में रखेंगे कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कब लागू किया गया? तो 2002 ईस्वी में लागू किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कब सिफारिश किया गया था? तो 1964 में सिफारिश किया गया था। किस कमीशन के तहत सिफारिश किया गया? तो कोठारी कमीशन के तहत सिफारिश किया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इन्होंने क्या सिफारिश किया। इन्होंने 10+2+3 का कंसेप्ट दिया। 10+2+3 का कंसेप्ट दिया, यानी इनका मानना था कि जो वर्तमान में जो शिक्षा है उस शिक्षा को +2+3 पर लागू किया जाए। इनका कहना था
कि 10 क्लास तक ये बच्चों को मैट्रिक तक पढ़ाया जाए और मैट्रिक तक पढ़ने के बाद इंटर में नामांकन किया जाए और इंटर में नामांकन के बाद 3 वर्षीय जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री दिया जाए, स्नातक डिग्री दिया जाए, जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं। हालांकि एनईपी 2020 में इस कंस्ट्रक्शन को 533+4 कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे देश बहुत सारे राज्य हैं जो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, +2 +3 के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग भी 10वीं पास किए, इसके बाद 2 साल इंटरमीडिएट क्लास किए, इसके बाद फिर 3 साल ग्रेजुएशन क्लास किए। तो ये स्ट्रक्चर अभी भी लागू है, लेकिन आने वाले समय में 533+4 लागू होंगे। आने वाले समय में 533+4 लागू होंगे अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 के अनुसार, लेकिन अभी बहुत सारे स्टेट में ये चीज लागू है। आगे हम लोग देखते हैं, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की सिफारिश की। राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की सिफारिश की। ठीक, देश स्तर पर एक बोर्ड बने, देश स्तर पर एक शिक्षा जो देश स्तर पर संचालित करने के लिए एक बोर्ड बने और वहीं से सारे गतिविधियों का कंट्रोल किया जाए, वहीं से सारे बातों का कंट्रोल किया जाए, इन्होंने सिफारिश किया। इन्होंने अगला क्या, मातृभाषा पर जोर दिया। इन्होंने मातृभाषा पर जोर दिया, यानी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ने के लिए मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाए। पहले इनको मातृभाषा में पढ़ाया जाए। इसके अलावा इन्होंने जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, त्रिभाषा सूत्र का परिभाषा दिया। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया। त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया। डॉक्टर DS कोठारी के अनुसार बच्चों को त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पढ़ाया जाए, यानी सबसे पहले बच्चे आए, प्राथमिक कक्षा में आए, जब बच्चों का नामांकन हो तो उनकी शिक्षा मातृभाषा में हो, जैसा उनका लोकल लैंग्वेज है उन्हीं लैंग्वेज में पढ़ाई हो। इसके बाद उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान दिया जाए, इसके बाद कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज का ज्ञान दिया जाए। तो इन्होंने त्रिभाषा सूत्र का इस्तेमाल किया, त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पढ़ाया जाए। त्रिभाषा सूत्र क्या है, तो मातृभाषा होगा, इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी होंगे। और इन्होंने मातृभाषा पर जोर दिया। बच्चों को मातृभाषा से पढ़ाने से, बच्चों को मातृभाषा के अनुसार पढ़ाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक सभी तरह के विकास होते हैं और इन बच्चों के आगे बढ़ने में सहायता मिलता है। इन्होंने कहा कि विद्यालय प्रवेश के आयु में इन्होंने बताया कि 4 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 4 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यदि 4 वर्ष से कम में एडमिशन लेते हैं तो बच्चों का विकास नहीं हो पाएगा और बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, बच्चे ड्रॉप आउट की स्थिति में चले जाते हैं, बच्चों का पढ़ाई से लगाव हट जाता है। इसलिए बच्चों को 4 वर्ष के बाद ही एडमिशन किया जाए विद्यालय में। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया। इनका जो फोकस था लड़कियों की शिक्षा पर, इन्होंने ज्यादा जोर दिया। इनका मानना था कि लड़कियां यदि पढ़ेंगे तो हमारा समाज का विकास होगा और अधिक से अधिक घरों में बच्चे पढ़ेंगे, अधिक से अधिक घरों में शिक्षा का विकास होगा। इसलिए इनका जो फोकस था लड़कियों की शिक्षा में ज्यादा फोकस था। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में इनका ज्यादा फोकस था कि दिव्यांग बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाए और दिव्यांग बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। और इन्होंने सिफारिश किया कि साइंस और रिसर्च में ज्यादा ध्यान दिया जाए। बच्चों को साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया जाए, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाया जाए, कृषि के क्षेत्र में ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए। ये था हमारा कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग के जो मुख्य सुझाव थे
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।